Hello guys, here is Naim Hussain who is with you people on my channel Learn Law with Naim. And today the topic of our learning is Contract Act. पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो आज सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्चुअली ये कौन से एरिया पे अप्लाई होता है, इसमें क्या हमें पढ़ाया जाएगा, इसमें क्या चीज़ हमें सिखाई जाती है। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट पे। इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपके हर किस्म के मुआहदे को डिस्कस करता है। जो भी आप जिस भी नोयत का मुआहदा बनाते हैं, ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि कैसे किस तरीके से और कौन कौन से वो मेथड्स हैं जिन मेथड से गुजर के आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मतलब कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि कौन सी नोयत के आप अगर एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो लॉफुल होंगे और कौन सी नोयत के एग्रीमेंट जो आप बनाते हैं वो अनलॉफुल होंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी, बार बार ये चीज़ रिपीट होती है, जुडिशियल एग्जाम्स में ये चीज़ आती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज़ भी आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आते हैं अपना ये सब्जेक्ट कि ये कहता क्या है और एक्चुअली इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है। तो पहला सेक्शन जो इसका है वो है हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन। हमेशा हर सब्जेक्ट का जो पहला सेक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन देता है उस सब्जेक्ट के बारे में कि जी ये सब्जेक्ट है क्या, एरिया ऑफ द एप्लीकेशन इसका कहाँ पे है, यानी कि कौन कौन से एरियाज पे ये सब्जेक्ट अप्लाई होता है। तो वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इज कि ये सब्जेक्ट है क्या, इंट्रोडक्टरी सेक्शन है। तो ये कह रहा है कि जी ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को, इस लॉ को आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से पुकारेंगे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से इसे पुकारा जाएगा और ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगा। और कब अप्लाई होगा, अब यहाँ पे ये चीज़ जानने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब भी कानून आते हैं तो दो इकसाम के कानून होते हैं, या तो वो प्रोस्पेक्टिव मैनर का लॉ होता है या तो वो रिट्रोस्पेक्टिव मैनर का लॉ होता है। अब आते हैं कि क्या है प्रोस्पेक्टिव और क्या है रिट्रोस्पेक्टिव। तो जी बहुत ही आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। कह रहे कि जी प्रोस्पेक्टिव लॉ हम ऐसे किसी भी कानून को कहते हैं जो आए पहले और इन फ्यूचर बाद में उसकी एप्लीकेशन हो, बाद में उसको अप्लाई किया जाए, तो हम उस कानून को प्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। कोई भी कानून जो आए एक तारीख पे लेकिन उसको अप्लाई पुराने वक्त से करे, पास्ट से उसे अप्लाई करे, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कहते हैं। अब यहाँ पे आपका ये सवाल आएगा कि ये चीज हमने क्यों बताई, क्या जरूरत थी इस चीज को पढ़ने के लिए। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 1 को देखेंगे तो उसके ऊपर ही आप एक डेट देखेंगे, कौन सी है। अगर आपने सेक्शन 1 को देखा है तो ऊपर एक तारीख लिखी हुई है, वो है 25 अप्रैल 1872। ये ला आया कब, ये वो डेट आपको बता रहा है कि ये कानून आया कब। और पहले सेक्शन में एक दूसरी डेट आपको बताई गई है, वो है 1 सितंबर 1872। अब यहाँ पे ये सवाल आया कि आया 25 अप्रैल को और अप्लाई 1 सितंबर 1872 को हो रहा है, यानी कि 25 अप्रैल को आया और बाद में इन फ्यूचर 1 अप्रैल को उसको अप्लाई किया जा रहा है। तभी हमने कहा कि ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रोस्पेक्टिव क्या है, आए एक तारीख पे और बाद में अप्लाई हो और वो उसकी एप्लीकेशन फिर दूसरे दिन रखें, दूसरे माह रखें, दूसरे साल रखें, यानी कि इन फ्यूचर कभी भी किसी भी वक्त पे अगर उसकी एप्लीकेशन को हम रखते हैं तो वो प्रोस्पेक्टिव लॉ होता है। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव लॉ ही है। अब सेक्शन 2 पे आते हैं। हमेशा हर लॉ में हमें एक डेफिनेशन क्लॉज मिलता है, कहीं पे वो सेक्शन 2 होता है, कहीं पे सेक्शन 3 होता है, कहीं पे सेक्शन 4 होता है। डिफरेंट सेक्शंस में
लेकिन ये चीज जरूर बताई जाती है, वो इसी वजह से कि इस लॉ के अंदर डिफरेंट टर्म्स, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज जो हुई हैं, अगरचे वो आती हैं तो उनका क्या सेंस समझा जाएगा, उनकी क्या मीनिंग समझी जाएगी, उनको क्या कहा जाएगा कि ये किस एरिया की ये चीज बात कर रही है। तो आते हैं अपने डेफिनेशन क्लॉज में। डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें बताता है, जिसमें सेक्शन 2 की पहली जो डेफिनेशन हमें बताई गई है वो है प्रपोजल। प्रपोजल है क्या? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है आपके प्रपोजल का। कह रहे कि जी प्रपोजल का मतलब है कि एक बंदा अपनी विलिंगनेस जब दूसरे बंदे को बताए तो उस विलिंगनेस को हम प्रपोजल कहते हैं। और आसान लफ्जों में अगर हम इसे समझ लें, एक बंदा जब दूसरे बंदे को कोई ऑफर देता है किसी भी चीज के लिए, तो उस ऑफर को हम प्रपोजल कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। यहां पे फिर आपके जहन में एक सवाल आएगा, अगर ये नहीं भी आया तब भी हमें पता होना चाहिए कि ऑफर देता कौन है, प्रपोजल देता कौन है। तो यू वुड हैव टू कीप इन योर माइंड ऑलवेज कि ऑफर में बी गिवन बाय द ईदर साइड। हमें यहां तक खुद को कन्फाइन नहीं करना जितनी बुक में डेफिनेशन है। बुक में तो सिर्फ यही बताया गया है कि एक बंदा अपनी विलिंगनेस दूसरे बंदे को बताता है तो उसको आप प्रपोजल कहते हैं। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑफर कोई भी बंदा दे सकता है। कोई भी बंदा मतलब सेलर भी ऑफर दे सकता है तो बायर भी ऑफर दे सकता है। सेलर वो तो बहुत ही आसान है, सेलर सिंपल में ही ऐसे कहता है कि जी आई एम विलिंग टू सेल आउट दिस पेंसिल टू एन अदर पर्सन। जैसे ए बी सी, उसको मैं अगर ये ऑफर करूं कि मैं सेलर हूं, ये चीज मैं सेल आउट करना चाहता हूं, तो आप में से कोई भी मुझसे ये खरीदेगा। अब ये प्रपोजल है फ्रॉम अ सेलर। लेकिन बायर की तरफ से भी प्रपोजल आता है। आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कई एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे जिसमें बायर खुद प्रपोजल देता है सेलर को। कैसे? छोटी सी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। मिसाल के तौर पे, अब मैं बायर हूं, आप एक सेलर हैं, मैं आपके पास आता हूं, जैसे कि मुझे पता चला कि यू आर गोइंग टू सेल आउट अ मोबाइल। अब वो मोबाइल मुझे जरूरत में है, आपके पास में आया और आपको मैंने ऑफर दी कि जनाब मुझे पता चला है कि आप ये मोबाइल सेल करना चाहते हैं, क्या ये आप मुझे मोबाइल सेल करके देंगे? या भले आप मुझे पता नहीं भी चला, डायरेक्टली मैं आपके पास चला आता हूं कि मुझे आपकी गाड़ी अच्छी लगी है, आई एम विलिंग टू परचेज दैट व्हीकल फ्रॉम यू, आर यू विलिंग टू सेल आउट? अब यहां पे ऑफर देने वाला बायर है। तो अब आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अगर नजर घुमा के देखेंगे तो हजारों ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जिसमें कभी कभार ऑफर सेलर देता है तो कभी कभार ऑफर बायर देता है। तो ये जी पहला हमारा टॉपिक, पहली हमारी डेफिनेशन क्लियर हुई कि प्रपोजल है क्या। सिंपल अगर हम कहें तो प्रपोजल इज एन ऑफर व्हिच अ पर्सन हैज प्रपोज्ड टू अनदर। एक ऑफर जो एक बंदे ने दूसरे बंदे को दी है, इस ऑफर को हम प्रपोजल कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेकंड जो डेफिनेशन में बताई गई है वो है प्रॉमिस। कि जी क्या है प्रॉमिस? अगर ये बुक्स डेफिनेशन को हम देखेंगे तो सिंपल में इतना बताया गया है कि जब जिस बंदे ने आपको जो प्रपोजल दिया है, जो बंदे ने आपको ऑफर दी है, उस ऑफर को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उस एक्सेप्टेंस को कहा जाता है प्रॉमिस। यहां पे इतनी डेफिनेशन है, लेकिन हमें फ्रॉम ईच एंड एवरी एंगल इस चीज को क्लियर करना चाहिए। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है कि एक बंदे ने जो आपको प्रपोजल दिया, उसके प्रपोजल को आपने कबूल किया विथ सर्टेन प्रॉमिस कि हाँ आई एम विलिंग टू परचेज दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू, कि आप उस यस के साथ उस बंदे के साथ एक वादा करते हैं, जो इस यस के साथ उसकी ऑफर को एक्सेप्ट करने के साथ आपने जो वादा किया, इसी वजह से ही हमने इस आपकी एक्सेप्टेंस को हमने नाम दिया इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ प्रॉमिस। कि जब एक बंदा दूसरे बंदे की ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो उसकी इस एक्सेप्टेंस में जो ये प्रॉमिस कर रहा है टू परचेज दैट प्रॉपर्टी या टू एक्सेप्ट अ प्रपोजल, इस एक्सेप्टेंस को हम प्रॉमिस कहते हैं। उसके बाद जो हमारी जो डेफिनेशंस बताई गई हैं सेक्शन 2 में, वो डेफिनेशन है कि प्रपोजल, प्रपोजर या प्रोमेसर या प्रोमेसी, ये बंदे कौन है? तो
तो बहुत ही आसान सा इसको कॉन्सेप्ट है। वो बंदा जो प्रपोजल दे रहा है, वो बंदा जो ऑफर दे रहा है, उस ऑफर देने वाले बंदे को हम प्रपोजर कहते हैं, ऑफरर कहते हैं। वो बंदा जिसने प्रपोज की ऑफर, वो बंदा जिसने ऑफर दी है, उस बंदे को हम प्रपोजर कहेंगे, प्रोमेसर कहेंगे। और वो बंदा जो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, और वो बंदा जो एक्सेप्ट करने के साथ साथ कह रहा है कि हाँ जी मैंने आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उस बंदे को हम प्रोमेसी कहेंगे। प्रोमेसी का मतलब क्या है कि वो बंदा जिसने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया, उस बंदे को प्रोमेसी कहा जाता है। तो बहुत ही आसान सी ये डेफिनेशंस हैं। उसके बाद जो हमारी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई वो है हमारी कंसीडरेशन, कि जी क्या है कंसीडरेशन। बुक में अगर चीज देखेंगे तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है कि हम खुद को मुश्किल में डाल दें। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कंसीडरेशन का। कंसीडरेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि परफॉर्मेंस। कंसीडरेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि एक्सचेंज। कंसीडरेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी बंदे के लिए आप जो काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से जो काम कर रहे हैं, उस आपके एलिमेंट को, उस आपकी बात को, उस आपके काम को हम कहते हैं कंसीडरेशन। क्या कह दिया जी, कितना मुश्किल बता रहे हैं। तो कहा कि इसे और आसान कर देते हैं हम। मिसाल के तौर पे अगर जी ये पेंसिल मैंने आपको ऑफर की है और इसके बदले में मैंने आपको कहा कि मुझे 10 रुपए चाहिए। अब आपके लिए ये पेंसिल कंसीडरेशन है और मेरे लिए इस पेंसिल के बदले में जो पैसे मिलेंगे वो पैसे मेरे लिए कंसीडरेशन है। यानी कि वो चीज जो आप किसी को दे रहे हैं, उस बंदे के लिए वो चीज कंसीडरेशन होगी, और आपके लिए इसके बदले में जो चीज मिलेगी वो आपके लिए कंसीडरेशन है। और यहाँ पे आपको ये जरूर जहन में रखना चाहिए कि विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज अ वाइड। बिना कंसीडरेशन के आप कोई मुआहदा नहीं बना सकते, कतन नहीं बन सकता कोई भी मुआहदा जब तक उसमें कंसीडरेशन ना हो। कंसीडरेशन इज अ एसेंशियल एलिमेंट टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट है जिसका होना कॉन्ट्रैक्ट में लाज़िम मंजूम है। उसके बाद अब आते हैं कि एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट के साथ साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा देता हूं जो आफ्टरवर्ड्स हमारी डेफिनेशन आने वाली है। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ये जहन से निकाल दीजिएगा कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक चीज है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जो कुछ नोयत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। याद है शुरू में जब मैं आपको बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि ये चीज जुडिशियल एग्जाम्स में ये चीज बार बार नंबर्स ऑफ द टास्क में आपसे पूछी जाती है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हाउ जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वो आपको कहता है कि जी सारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको तो आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, लेकिन हर एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। क्यों, क्या रीजंस हैं, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, तो यहीं पे हम वो क्लियर कर लेंगे। तो कहा कि जी एग्रीमेंट इज अ इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने के लिए जो पहला स्टेप है वो है हमारा एग्रीमेंट का। अगरचे वो पहला स्टेप सही है तभी हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा सकते हैं। और इसे अगरचे आसान करने के लिए आपको सोशल एग्जांपल दूं तो कॉन्ट्रैक्ट है एक छत, और छत पे जाने के लिए आपको जो सीढ़ी चाहिए वो सीढ़ी है आपका एग्रीमेंट। तो जब अगरचे ये लाफुल सीढ़ी होगी, अगरचे वो सीढ़ी मालिक की मर्जी से रखी है, अगरचे विद परमिशन आपने रखी है, तो आप अगरचे छत पे जाते हैं तो आप वहां पे लाफुली पहुंचेंगे। लेकिन अगरचे वो सीढ़ी आपकी गैर कानूनी होगी, आप गलत तरीके से अगरचे छत पे जाते हैं तो आपको अनलॉफुल इंटेंस के तरह ट्राई किया जाता है। तो इन सेम मैनर यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट यही बता रहा है कि एग्रीमेंट इज अ इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है कि जी एग्रीमेंट में हर वो एग्रीमेंट जो लॉफुल होगा, सिर्फ उन एग्रीमेंट्स को निकाल के हम जामा पहना सकते हैं,
कपड़े पहना सकते हैं, उन एग्रीमेंट्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बुला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, वो एग्रीमेंट जो लॉफुल होंगे। बाकी जो अनलॉफुल होंगे उन्हें वहीं से ही हम खत्म कर देंगे। छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं। मिसाल के तौर पे अगर ये पेंसिल का मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट बनाया, ये लॉफुल है, तो अब इसको आप बाकी जो एलिमेंट्स है हमारे लॉफुल, उन सब के साथ लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए, सारे एलिमेंट जो हम आपको आगे बताएंगे वो अगर हैं, तो उसके बाद इस एग्रीमेंट को हम आगे जामा पहनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट का। मतलब इसको बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज कोई अनलॉफुल है, जैसे कि इलीगल, अनलॉफुल, अनलाइसेंस्ड वेपन है, जैसे कि हीरोइन है, जैसे कि चर्स है, जैसे कि गांजा है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आपके लॉ ने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया है शुरू से ही, अगर उसका आप कोई भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस एग्रीमेंट को वहीं से ही खत्म कर देंगे, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि मिसाल के तौर पे कोई आपको कहे कि मैंने फिला बंदे के साथ अनलॉफुल वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो वहीं पे ही आप उसको रोक के क्या कहेंगे, नहीं जनाब, सबसे पहले तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, ये तो एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट में भी एग्रीमेंट की वाइड वाली कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि कब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में मेन फर्क क्या है, कि एग्रीमेंट पहला स्टेप है और कॉन्ट्रैक्ट आपका लास्ट स्टेप है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर से क्लियर नहीं है तो यू आर अलाउड टू आस्क इन अ कमेंट के जो भी आपको कंफ्यूजन हो। अच्छा, अब मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बताई। आपको मैं बार बार कह रहा था कि वाइड, ये पढ़ लेते हैं कि ये चीजें हैं क्या एक्चुअली। 3 चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। एक आपको बताएगा कि वैलिड, दूसरा वाइडेबल, तीसरी जो हमें चीज बताएगा वो है वाइड। अब आते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। अगर कोई भी एग्रीमेंट शुरू से लेके आखिर तक, ए से लेके जी तक, यानी कि इब्तदा से लेके आखिर तक, अगर वो पूरी की पूरी लॉफुल है, एज पर लॉ है, सारी चीजें अगर अकॉर्डिंग टू लॉ है, तो उनको हम वैलिड एग्रीमेंट या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसके बाद अब आते हैं वाइड। वाइड क्या है, तो कह रहे हैं कि जी वाइड का मतलब है कि नॉट इन्फोर्सिबल बाय द लॉ, अनलॉफुल, गैर कानूनी, इलीगल, कोई भी मुआहिदा अगरचे आपका गैर कानूनी है तो आप उसे वाइड कहेंगे। फिर यहाँ पे ये बात अपने जहन में रखिएगा कि यही लफ्ज वाइड अगरचे एग्रीमेंट के साथ लगता है तो इसकी अलग मीनिंग, अलग एप्लीकेशन, अलग सेंस है। यही लफ्ज वाइड अगरचे कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगता है तो उसकी अलग अपने एरिया ऑफ एप्लीकेशन है, अलग सेंस है। इसका क्लियर कर लेते हैं कि क्या सेंस है। कह रहे कि किसी भी जगह पे अगर लफ्ज वाइड आप एग्रीमेंट के साथ देखें तो ये जहन में रख लीजिएगा कि ये चीज शुरू से ही गैर कानूनी है। फिर से रिपीट करता हूं कि अगरचे लफ्ज वाइड एग्रीमेंट के साथ लिखा है तो इसका मतलब है कि शुरू से ही, फ्रॉम एब इनिशियो, फ्रॉम बिगनिंग, ये चीज गैर कानूनी, अनलॉफुल है, इसको आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके ही नहीं जा सकते। अब आते हैं कि अगरचे यही लफ्ज वाइड अगरचे कॉन्ट्रैक्ट के साथ यूज होता है तो क्या सेंस ऑफ एप्लीकेशन है इसका। तो कह रहे हैं कि जी अगरचे लफ्ज वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगरचे यूज होता है तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि देखिए लफ्ज कौन सा हमने यूज किया, कॉन्ट्रैक्ट। अभी अभी तो हमने पढ़ा कि लफ्ज कॉन्ट्रैक्ट जब भी आता है उसका मतलब है कि जब तक उस स्टेज पर हम पहुंचे तब तक वो चीज लॉफुल थी। अब अगरचे लफ्ज वाइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ आया, इसका मतलब है कि जब एग्रीमेंट से हम उस चीज को कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके आ रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया, तब तक तो वो चीज, तब तक तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आने के वक्त तो वो चीज लॉफुल थी। बाद में अगरचे ये चीज गैर कानूनी डिक्लेयर हो जाती है, आफ्टरवर्ड्स इस चीज को अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाता है, तो वहां पे हम उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ लफ्ज वाइड लिखते हैं। छोटी सी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अभी इस वक्त हम एग्जांपल ले लेते हैं
कि सिगरेट के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैन नहीं है। छालिया, मीठी छालिया जो आप खाते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी बैन नहीं है। अब अगर ए और बी आपस में इस सिगरेट का मुआहिदा बना लेते हैं, लॉफुल है, बिल्कुल बना सकते हैं। आज उन्होंने बनाया, ये उनका 2 साल का या 5 साल का उनका मुआहिदा था, लेकिन जैसे ही उनका मुआहिदा चला 2 माह, 3 माह, 6 माह के बाद उस सिगरेट के ऊपर बैन लग जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक नया लॉ पास हो जाता है जिसमें वो कह देते हैं कि जी अब सिगरेट की खरीद व फरोख्त पे हमने बैन लगा दिया, अब इसका जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा, यानी कि उस एग्रीमेंट को वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब यहां पे ये देखें, बात हमारी क्लियर हुई कि पहले जब कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे तब तो वो चीज लॉफुल थी, लेकिन बाद में किसी वजह से फिर वो इम्पॉसिबिलिटी आ जाए परफॉर्मेंस में, या तो अनलॉफुलिटी आ जाए उस कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन बाद में वो चीज अगर गैर कानूनी या इम्पॉसिबल हो जाती है तो वो चीज आपकी वाइड कॉन्ट्रैक्ट में तस्वर होती है। जिसकी एक आपको छोटी सी एग्जांपल दे दूं, सेक्शन 56 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी मच क्लियर रिगार्डिंग दैट, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन यहां तक हम खुद को कन्फाइन करते हैं कि वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। फिर से रिपीट करता हूं, वाइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि शुरू से ही एक चीज अनलॉफुल है, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि शुरू से तो लॉफुल थी लेकिन बाद में उस चीज को अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका वाइड का। अब आते हैं कि जी क्या है वाइडेबल। तो कहा कि वाइडेबल का मतलब होता है कि दोनों में से, सेलर या बायर में से, ऑफरर या ऑफरी में से, प्रोमिसर या प्रोमिसी में से, दोनों में से कोई एक बंदा अगरचे डिफॉल्ट करता है, एक बंदा कोई अनलॉफुल एक्ट करता है, जिस अनलॉफुल एक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। वाइडेबल का मतलब क्या है कि अब जो दूसरी इनोसेंट पार्टी है उस पार्टी के पास ये इख्तियारात हैं कि जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है उसके खिलाफ केस दाखिल कर सकती है। यानी कि वाइडेबल में क्या है कि व्हेन वन पार्टी इज अंडर डिफॉल्ट देन अ पार्टी हु सफरिंग फ्रॉम द लॉस हैज अ राइट टू सू अ पर्सन बिकॉज ऑफ होम ही इज सफरिंग। जिस बंदे ने इसको नुकसान दिया है उसको ये सू कर सकता है, उसके खिलाफ केस दाखिल कर सकता है। यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी डिफॉल्ट करती है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाता है। उसके बाद इसमें एक डेफिनेशन थी बीच में जो मैंने लेफ्ट अवे कर दी थी, अब उसको हम पढ़ लेते हैं कि जी रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या है। तो कहा कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब होता है कि दोनों तरफ के वादे, यानी कि एक वादा जो ऑफरर ने किया और दूसरा वादा जो ऑफरी ने दिया, यानी कि एक वादा जो प्रोमिसर की तरफ से, दूसरा वादा जो प्रोमिसी की तरफ से, इन दोनों के वादों को मिला के जो हम एक नाम देते हैं वो है हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। मतलब कि दोनों तरफ के वादे। मिसाल के तौर पे कोई अगर चाहे आपको कहे किसी सेलर ने जो हाँ की है उसको आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑब्वियसली प्रॉमिस। बायर ने जो हाँ की है आप उसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि जी प्रॉमिस ऑफ अ बायर, प्रॉमिस ऑफ अ सेलर या प्रॉमिस ऑफ अ बायर। अब उन्होंने क्या किया कि इसकी एक टर्मिनोलॉजी आपको इंट्रोड्यूस करवा दी कि एक तरफ के वादे को तो आप कहेंगे कि सेलर का वादा या बायर का वादा, लेकिन दोनों तरफ के वादों को मिला के जो आप एक नाम देते हैं वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, मतलब के दोनों तरफ के वादे। तो ये था आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी हमारा सेक्शन। आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। और जाते हुए मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि नई जो भी वीडियोस वक्तन बवक्तन अपलोड होती हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो वेरी मच।